अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो न्यू रेजिडेंट आते हैं केमिकल पैथोलॉजी के अंदर, उनको थोड़ा सा गाइडेंस हो जाए, क्योंकि बार बार लोगों को एक ही चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक आपको कन्वे कर दूँ, फिर मैं इसको ना वीडियो को अपलोड कर दूँगा। अच्छा देखें, जब आप रेजिडेंसी के अंदर आते हैं, जो रेजिडेंसी अच्छी हो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद है। ठीक है, आल दो जो सुपरवाइज़र और इंस्टीट्यूशन है उनका बहुत अहम रोल होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें घूम रही होती हैं रेजिडेंट के गिर्द। ठीक है, जो रेजिडेंट है ना वो मेजर कैंडिडेट है। ठीक है, अगर वो ठीक होगा तो सुपरवाइज़र, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन जो है ना वो तब काम करेंगे। ठीक है, तो ये सीसा है। सुपरवाइज़र और इंस्टीट्यूशन तब सही काम करेंगे जब ये रेजिडेंट जो है ना अपना पिवटल रोल अदा करेगा। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी रेजिडेंसी को ख़ुद ही अच्छा बनाएं। ठीक है, हर चीज़ से सीखें, और उस चीज़ के लिए सबसे जो अहम चीज़ है ना, आप अपनी लॉग बुक जब आपको मिल जाती है आपकी रेजिडेंट, आप अपना वहाँ जाते हैं प्रॉस्पेक्टस सेक्शन में ना, तो जहाँ पे वर्कशॉप मटेरियल वगैरह होता है वहाँ प्रॉस्पेक्टस पड़े होते हैं, तो वो आईएमएम का अलग प्रॉस्पेक्टस है। तो आप उसको कम से कम 2 दफ़ा पढ़ें। उसमें सारा दिया हुआ है कि किस तरह आपकी जो रेजिडेंसी है ना चलेगी। ठीक है, एक तरीका कार है, किस तरह एक प्लान है, जिस तरह एक कोई भी काम करने से पहले नक्शा बनाया जाता है कि इस तरह ये इमारत बनेगी। तो वो जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने काम कर लिया है कि एक रेजिडेंसी जो इट इज़ नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो वो हमको वो करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप इंतज़ार ना करें कि आपकी पे स्टार्ट हो, या ख़ास तौर पे सरकारी में ये मामला होता है, पे तो नहीं होती, हमारा स्टाइपेंड होता है, वजीफ़ा होता है, लेकिन वो इस मकसद के लिए होता है कि जो हमने जो वर्कशॉप अटेंड करनी होती है और हम अपनी रेजिडेंसी के ऊपर फोकस कर सकें, इन चीज़ों के लिए होता है। तो आप जितनी भी हमारी एसेंशियल वर्कशॉप्स हैं ना, तो हमारी जो एसेंशियल वर्कशॉप्स हैं ना उनके अंदर जो 3 तो हैं मस्ट। उनके अंदर एक है हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी की है। ठीक है, उसको आप रजिस्टर कर लें। एक कंप्यूटर और आईटी की है। ठीक है, और एक कम्युनिकेशन स्किल्स की है। ठीक है, ये तीनों आप एज सुन एज अर्ली 3-4 महीनों के अंदर अंदर कर लें। इतने में आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाता है सरकारी में भी। अच्छा, उसके नेक्स्ट क्या है कि जो आपकी सब स्पेशलिटीज़ हैं दूसरी ना, उनके अंदर आप कोशिश करें कि अपना जो एसेंशियल है ना वो कर सकें। देखें, हमारी जो सब स्पेशलिटी है ना, हमारे लिए माइक्रोबायोलॉजी होगी। ठीक है, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी होगी हमारे लिए। ठीक है, और हीमाटोलॉजी होगी, और उसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी होगी। ठीक है, हीमाटोलॉजी के साथ साथ जो ब्लड बैंकिंग है ना उसकी अलग से है। ब्लड बैंकिंग की जो जो मेजर है ना इनकी तो 10-10 हफ्ते की है, 10 वीक्स की है, और हीमाटोलॉजी इसकी भी 10 वीक्स की है। ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजी की भी 10 वीक्स की है, और आपकी अपनी जो केमिकल पैथोलॉजी है उसकी भी 10 वीक्स की है। इसकी आई थिंक 5 वीक्स की है। ठीक है, और उसके अलावा हमारी वायरोलॉजी, ठीक है, और इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इनकी भी 5-5 वीक्स की है। तो आपने रोटेशन बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि रोटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी करनी है।
अब जब आप हीमाटोलॉजी के अंदर जाएं तो आप कोशिश करें कि आपको कम से कम जो है ना, जो पेरिफेरल ब्लड मॉर्फोलॉजी आप सीख जाएं। आपको ये बहुत फ़ायदा देगी जब आप कहीं भी एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे, क्योंकि जब आप प्राइमरी सेकेंडरी में काम करते हैं या किसी छोटे सेटअप में काम करते हैं तो ये वहाँ आपको, उसके अलावा जो कोआगुलेशन स्टडीज़ है ना, उनका आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे जो पीटी, एपीटीटी हो गए, पीटी हो गए, सीटी हो गए, और इनको मैनुअली किस तरह किया जाता है ये आपको आना चाहिए मेरे ख्याल में। और ब्लड बैंकिंग इट इज़ वेरी वेरी कंसेप्चुअल। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छा करना है। ठीक है, कंसेप्चुअल होती है। ठीक है, और कम से कम आप कोशिश करें कि किसी प्रॉपर ब्लड बैंक से ही करें ये रोटेशन। ठीक है, और किसी हीमाटोलॉजिस्ट के अंडर करें कि वो आपको मेजर कंसेप्ट बताए। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी का ये है कि आपको मेजरली जो है ना, वो सैंपल कलेक्शन टेक्निक पता हो। ठीक है, सैंपल प्रोसेसिंग कैसे होती है वो पता हो, और उसके अलावा आपको ना, आप मेरे ख्याल में ना आप एफएनएसी सीख लें। ठीक है, और ख़ास तौर पे फीमेल तो ज़रूर सीखें, ताकि आप जो ब्रेस्ट की एफएनएसी है ना, आप को आपको इंटरप्रेट ना करना ना आना चाहिए। आपको प्रोसीजर आना चाहिए कि किस तरह करना है और उसकी स्लाइड किस तरह बनानी है बस। वायरोलॉजी में बस अगर कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो मेजर कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई वायरोलॉजिस्ट है, नहीं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको बता देगा। और इम्यूनोलॉजी की भी मेजर कंसेप्ट आपको आने चाहिए। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वायरोलॉजी की और इम्यूनोलॉजी की आपके इंस्टीट्यूट में हो रही हैं तो वो आपको आनी चाहिए। तो ये सारी रोटेशंस जो है ना, ये कम अज़ कम भी जो है ना आपके तकरीबन 1 साल की होती हैं, 1 ईयर्स की होती हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1 ईयर तो वैसे मेरे ख्याल में बनते हैं 54 वीक्स, ये तकरीबन आपकी 50 वीक्स की होती हैं टोटल सारी। ठीक है, तो तकरीबन साल की ही बनती हैं। अच्छा, 1 साल की ये हो गई। अच्छा, आप कोशिश करें, जो वैसे एक आइडियल मेथड है ना, कि आपके जो फर्स्ट 6 मंथ हो ना, वो आपके केमिकल पैथोलॉजी में ही गुजरे। ठीक है, वो केमिकल पैथोलॉजी के अंदर आप एक तो अपनी स्पेशलिटी को ना एक्सप्लोर करें, और अपना इंटरेस्ट के लिहाज से ना रिसर्च आर्टिकल ढूंढें। ठीक है, अपना रिसर्च पेपर पढ़ने की आदत बनाएं। ठीक है, और देखें कि आपके इंटरेस्ट का कौन सा रीजन है। ठीक है, और अपने सीनियर से मशवरा करें, अपने सुपरवाइज़र से मशवरा करें, और ख़ास तौर पे अपने जो इमीडिएट सीनियर है ना, उनसे राब्ते में रहें। ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, वो आपके लेवल के करीब ही होते हैं। ठीक है, वो यंग कंसल्टेंट्स ख़ास तौर पे, और सुपरवाइज़र हर एक से बना के रखें हर इंस्टीट्यूट में। तो ये करते रहें। तो और उसके अलावा फिर जब आप 1 ईयर की रोटेशंस करने के बाद अपना जो लास्ट 6 मंथ है ना आईएमएम से पहले, वो दोबारा अपनी स्पेशलिटी में गुजारें। ठीक है, उसके अंदर यह है कि तमाम चीज़ों को आप कोशिश करें कि ना आपने जो फर्स्ट 6 मंथ है ना, उसके अंदर रिसर्च आर्टिकल का जो साइनॉप्सिस है ना, वो आप सबमिट करा चुके हो। ठीक है, और जो फिर लास्ट 6 मंथ बचे अपनी स्पेशलिटी के अंदर, आप ना बस आईएमएम की प्रिपरेशन करें। फोकस आपका यही हो। साथ जो रूटीन है, अनअवॉइडेबल रूटीन, जो कि आपका डिपार्टमेंट में जो भी आपको ड्यूटी असाइन होती है वो करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। फिर बस फिर आईएमएम आ जाएगा। फिर मैं ये सिर्फ आईएमएम के ऊपर फोकस करके बना रहा हूँ, तो आईएमएम के बाद क्या करना होगा वो मैं थोड़ा सा आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, यही है कि एसेंशियल रोटेशन टाइम से करें। अच्छा, जो एक और वर्कशॉप होती है बीएलएस की ना, तो वो आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट की एक वर्कशॉप होती है,
वो आपने 6 मंथ्स पहले अप्लाई कर देना है अपने IMM देने से पहले, ठीक है, बिफोर IMM, ताकि आपका जो है वो आपकी सारी, जब आपका आपने IMM देना हो तो आपके जो कुछ असेंशियल क्राइटेरियाज हैं, एक तो आपकी 1 ईयर की अपनी स्पेशलिटी में कैंपैथ में रोटेशन हो, ठीक है, 1 साल की आपकी जो और हैं आपकी जो सब स्पेशलिटीज़ उनके अंदर हो, साथ आपका साइनॉप्सिस सबमिट हो, ठीक है, उसके अलावा वर्कशॉप्स जो आपको 3 बताई थी वो हों, और BLS हो, ठीक है, और ई लॉग बुक एंट्रीज़ हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखें कि ई लॉग बुक का एक थोड़ा सा आप क्लू याद रखें कि जो ई लॉग बुक है उसकी आप आदत बनाएं, खुद अपने केस डालें, ठीक है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा कि किस तरह केस डालना है, ठीक है। तो जैसे आपको आता है केस अपने इमीडिएट सीनियर से पूछें, बस आप डालते जाएं और कोशिश करें कि पर वीक आपके ना 5 से 6 केस आप डालें, ठीक है। उसका आसान तरीका क्या है कि जब आप ड्यूटी पर जाएं तो अगर कोई आपका एसेंशियल मीटिंग वगैरह होती है उसके बाद आपका जो पहली प्रायोरिटी हो, आप जब मोबाइल अपना यूज़ करें तो आप क्या करें, अपने मोबाइल के अंदर केस डालें सबसे पहले, ठीक है, या आपके पास लैपटॉप है तो आप क्या करें, पहले केस डालें, रोज़ाना का एक केस डालें, वर्किंग डेज के अंदर डालें, ठीक है। और उसके अलावा कुछ मैं आपको हैक्स बता देता हूँ जिससे आपको केमिकल पैथोलॉजी का है कि इसमें बताते रहते हैं कोई अपडेट है। उसके अलावा ना हर ये CME होती है, CPSP और आगा खान की टीम है, वो मिल के करवाते हैं 2nd सैटरडे को ना, जूम के ऊपर होती है। और IFCC जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री है ना, उसके वेबिनार होते हैं वर्ककास्ट के ऊपर। उसके अलावा कभी कभी PSCP करते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। सर आमिर इजाज़ हैं, वो काफ़ी ऑनलाइन सेशन लेते रहते हैं तो वो सर ग्रुप में बता देते हैं। उसके अलावा कभी कभी इंडस वाले और आगा खान वाले अलग अलग अपने इंस्टीट्यूशनल भी करते हैं। तो आप अपनी जो भी नॉर्मल रूटीन है ना उनको अपने SOPs के मुताबिक करें कि यार दुनिया में कैसे काम हो रहा है और वो काम सही होता है। देखें, द राइट प्रोसीजर इज़ द बेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। जो राइट थिंग होती है ना वो आपको लग रही होती है कि इट इज़ अपहिल, यार ये थोड़ी सी मुश्किल है, बट इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट। ये आपके आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि ये आपकी ना लीन मैनेजमेंट कर रही होती है। लीन मैनेजमेंट क्या है कि आप हर वो चीज़ अवॉइड कर रहे होते हैं जो टाइम ज़ाया करती है। लेट्स सपोज मेरी अम्मी मुझे कहती है जब हम बचपन में होते थे कि आप अपनी चीज़ें ना संभाल के रखा करें, एक ख़ास जगह पे रखा करें। अब कि अगर लाइट भी चली जाए ना, आप अंधेरे में भी चले जाएं तो वहाँ हाथ डालें, आपको पता होगा यार यहाँ मेरा पर्स पड़ा होगा, यहाँ मेरी चाबी पड़ी होगी, यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा होगा, एक ख़ास स्पेसिफिक जगह होगी। शुरू में तो आपको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चीज़ को इस तरह हो मैंने करना है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी जो वर्कशॉप्स कॉन्फ्रेंसेस आए ना वो कोशिश करें कि आप अटेंड करें, ठीक है। ऑल्दो हमारी स्पेशलिटी में ज़्यादातर गर्ल्स हैं, लड़कियां होती हैं, तो लड़कियां मोस्टली मैरिड होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करें। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि कोई जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है ना उसको तो आप स्किप ना ही करें, ठीक है। आखिरी में मैंने ये खुद ही सोच के लिखा था, शायद ये किसी का कोट भी हो, तो बहरहाल आप ही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सक्सेस के बारे में और फेलियर के बारे में। सो कंट्रोल योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे पैथोलॉजिस्ट बनेंगे एंड वेलकम टू द स्पेशलिटी। मैं डॉक्टर जवाद हूँ, मैं अपना वैसे इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया। चलें, बहरहाल बेस्ट ऑफ लक और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।